हेलो एवरीवन, इम्पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस पेपर PYQ 2021 का। ओके, ये जो पेपर है वो 20 दिसंबर 2021 का पेपर है एंड CDP का पेपर है ये। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग CDP के टोटल 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी करिएगा। तो जो प्रीवियस पेपर होता है ना, PYQ जो होता है वो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और आप लोग को आइडिया भी हो जाता है कि जो पेपर्स हैं वो किस तरीके से आते हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आते हैं। तो इसलिए आप लोगों को PYQ का प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट। जो नॉट होता है ना उसको बहुत ध्यान से आपको देखना होता है, क्योंकि जो नॉट की वजह से बहुत बार क्या होता है आंसर गलत हो जाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है, विकास का सिद्धांत नहीं है। तो डेवलपमेंट अकर्स अलोंग अ सिंगल कोर्स, मतलब सिंगल कोर्स में होता है, अकेला ही होता रहता है। नॉट यूनिडायमेंशनल, तो यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, ठीक है। यूनिडायमेंशनल नहीं होता है, तो ऑफकोर्स यूनिडायमेंशनल नहीं होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर ही हमको समझ में आ गया कि ये ऑप्शन जो है वो गलत है। डेवलपमेंट जो होता है टॉप से डाउन एंड सेंटर टू आउटवर्ड्स होता है, यस। सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमल डिस्टल में होता ही है, राइट, ये तो हमको पता ही है। डेवलपमेंट में नेचर एंड नर्चर ये भी बहुत ज़्यादा काम करता है। जो हेरिडिटी है एंड इन्वायरमेंट के वजह से ही क्या होता है, विकास जो है वो अच्छे से होता है। और डेवलपमेंट में समाज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें से कौन सा आंसर नहीं आएगा, फर्स्ट वन, डेवलपमेंट अकर्स अलोंग अ सिंगल कोर्स एंड इज़ नॉट यूनिडायमेंशनल। ओके, चलिए सेकेंड वाले देखते हैं। सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल इज़ एप्लीकेबल इन द स्फेयर ऑफ। जो सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल है ये चारों में से किसका पार्ट आएगा है, किसके अंदर ये लागू होता है, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड मोरल डेवलपमेंट। तो जो सेफेलोकॉर्डल डिस्टेंस है ना, ये कैसे होता है, सर से पैर की तरफ होता है, राइट। जिसमें क्या होता है, बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट होता है। बच्चे का पहले सर, बच्चा क्या करेगा, सर में थोड़ा सा कंट्रोल बनाएगा, इसके बाद बच्चा धीरे धीरे बैठना सीखता है, इसके बाद चलना सीखता है। तो ये किस में आएगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट में नहीं आएगा, कॉग्निटिव में भी नहीं आएगा, मोरल में भी नहीं आएगा। किस में आएगा, मोटर डेवलपमेंट में आएगा, क्योंकि जो मोटर डेवलपमेंट है वो फिजिकल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ओके, तो द आंसर इज फर्स्ट वन, मोटर डेवलपमेंट। थर्ड क्वेश्चन इज डैश इज़ अ सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड कौन सा होता है, कौन सा मतलब एज में बच्चे का विकास, बच्चे का जो भाषा का विकास है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए कौन सा होगा, प्री नेटल पीरियड मतलब जन्म से पहले की अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड या एडोलसेंस एज। देखो तो प्री नेटल पीरियड मतलब जन्म से पूर्व की अवस्था, पेट के अंदर तो बच्चे का कोई भी लैंग्वेज का विकास नहीं होता है, राइट। अर्ली चाइल्डहुड जो है 2 से 6 वर्ष की अवस्था, और इसमें जीन प्याजी भी कहते हैं और चॉमस्की भी कहते हैं कि इसी एज में 2 से 6 वर्ष की एज में बच्चे का लैंग्वेज का जो विकास है वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके, द आंसर इज़ अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। फोर्थ वन चलिए देखते हैं। डैश अकर्स विद इन द फैमिली when children first learn their individual identity, acquire language and development initial cognitive skills। मतलब कौन सा ऐसा चीज़ है जो फैमिली के अंदर बच्चा सीखता है, जैसे कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है बच्चा फैमिली के अंदर सीखता है, तो ये कौन से सोशलाइजेशन के अंदर आता है। ओके, प्राइमरी में आता है, सेकेंडरी में, या लेटेंट या एक्टिव। तो बच्चा जो है इंडिविजुअल आइडेंटिटी, अगर फैमिली की बात आती है तो बच्चा सब कुछ मोस्टली जो है बहुत सारा घर पे ही सीख जाता है, और जो फैमिली होता है वो आता है प्राइमरी सोशलाइजेशन में आता है। इसके बाद फैमिली छोड़कर सब कुछ जो नेबरहुड है, पीयर ग्रुप है, सब सेकेंडरी में आता है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज प्राइमरी सोशलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे फैमिली लिखा हुआ है इसीलिए। ओके, अगर यहाँ पे नेबरहुड लिखा रहता या पीयर ग्रुप लिखा रहता तो आपका क्या आंसर आता, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। चलिए फोर्थ वन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द थियोरी ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग, एट विच लेवल इज मोरल थिंकिंग बेस्ड ऑन टेकिंग इनिशियल पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी। मतलब कि कोहलबर्ग के अनुसार मोरल थिंकिंग जो है सबसे
इम्पोर्टेंट किसके ऊपर बेस्ड है, हाँ मतलब कौन से एज में बच्चा मोरल थिंकिंग करने लग जाता है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या लेट कन्वेंशनल। तो देखिए इसमें क्या, जो प्री कन्वेंशनल एज होता है इसमें क्या होता है, बच्चे को किसी भी चीज़ की पड़ी नहीं होती, मुझे कोई कुछ भी बोले मैं तो मुझे जो करना है मैं वही करूँगा, राइट। तो जो कन्वेंशनल वाली एज होता है ना, इसमें बच्चे का जो मोरल थिंकिंग होता है वो अच्छे से डेवलपमेंट हो जाता है, इसमें बच्चे को अच्छा बनना रहता है, अच्छा बनने की बच्चा इसमें कोशिश करता है। तो आंसर क्या आएगा, कन्वेंशनल इज़ द करेक्ट आंसर। ओके चलिए 6th वन देखते हैं। फ्रॉम अ पियाजे पर्सपेक्टिव, पियाजे के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको देखना है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड। मतलब आपके बॉडी में, आपके नॉलेज में ऑलरेडी एक नॉलेज है, एग्जिस्ट है, और उसमें आपको न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। ओके तो जब भी ऐड करने की बात होती है तब हम क्या करते हैं, एसिमिलेशन करते हैं, यस और नो, राइट, एसिमिलेशन करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन। अगर यहाँ पे क्या लिखा रहता, यहाँ पे लिखा होता चेंज इनटू, अगर चेंज करना होता तो हम किस में करते हैं, अकोमोडेशन जो होता वो हमारा सही आंसर होता। बट हमें क्या बोला है कि जो भी आपका पुराना नॉलेज है उसमें नया नॉलेज को ऐड कर दो, तो इसमें क्या आएगा, एसिमिलेशन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके चलिए 7th वन देखते हैं। मीना हैज़ बिगन टू यूज़ वर्ड्स एंड स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट। तो जो मीना है ना वो क्या कर रही है, नए नए वर्ड्स को सीखना उसने स्टार्ट कर दिया है, और वर्ड्स को वो यूज़ भी करने लगी है किसी भी ऑब्जेक्ट्स को बताने के लिए। शी इज़ ऑल्सो बिगनिंग टू रिप्रेजेंट लॉजिकली थ्रू शी कैन नॉट परफॉर्म कंजर्वेशन। बट समटाइम्स क्या हो रहा है, उसको कंजर्वेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, किस में ज़्यादा पानी है, किस में कम पानी है, तो ये इस चीज़ को जो मेज़र है वो ठीक से नहीं कर पा रही है। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे ये कॉग्निटिव स्टेज के किस में आएगा, कौन से स्टेज के अंदर आएगा, प्री ऑपरेशनल में आएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल या सेंसरी मोटर या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो देखिए ये जो होता है, जब बच्चा 2 से 6 वर्ष का होता है, बच्चा काफ़ी हद तक बोलना सीख जाता है, बट उसे कन्वेंशनल जो है, कंजर्वेशन जो होता है वो करना नहीं आता है। तो बच्चा जो है कंजर्वेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, कौन से एज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ओके तो करेक्ट आंसर इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। चलिए 8th वन देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है JPD, ये जो डेवलपमेंट है ये किसने दिया है, जल्दी बताइए। ब्रूनर ने दिया है या डेविड ने दिया है, रॉबर्ट ने दिया है, ले वाइगॉत्स्की ने दिया है। तो जो जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है ना वो दिया है ले वाइगॉत्स्की का कॉन्सेप्ट है ये। ओके सो द करेक्ट आंसर इज ले वाइगॉत्स्की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9th वन। विच स्टेटमेंट करेक्टली लेज आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ले वाइगॉत्स्की थियरी। तो इसमें से जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है इसमें से कौन सा प्रिंसिपल जो है वो ले वाइगॉत्स्की के फंडामेंटल प्रिंसिपल से करेक्ट है। ओके सो लर्निंग इज़ अ अनकॉन्शियस प्रोसेस। लर्निंग अनकॉन्शियस कभी नहीं हो सकता, आप जब एक्टिव रहेंगे तभी आपका लर्निंग हो पाएगा, राइट। लर्निंग इज़ अ सोशल एक्टिविटी। लर्निंग इज जेनेटिकली प्रोग्राम। कभी भी जेनेटिक नहीं होता है लर्निंग, उसको हम बढ़िया कर सकते हैं अगर हमें एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा तो, ठीक है। लर्निंग इज़ अ डिसकंटिन्यू प्रोसेस दैट अकर्स इन 4 स्टेजेस। तो 4 स्टेजेस की बात तो किसने की थी, जीन पियाजे ने की थी, वाइगॉत्स्की ने बिल्कुल भी नहीं की थी। वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग जो मैच हो रहा है वो है सोशल एक्टिविटी, क्योंकि वाइगॉत्स्की ने ही कहा है बच्चा जो होता है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट होता है, वो समाज से ही क्या करता है, अपने नॉलेज को गेन करना स्टार्ट कर देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10th वन। एग्जाम्पल्स ऑफ पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी दैट वुड प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग। इसमें से कौन सी स्ट्रैटेजी है जो मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट कर रही है। मीनिंगफुल लर्निंग इसमें से कौन सा है ये बताना है आपको, ठीक है। प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है। रेगुलर इंडिविजुअल कंपटीशन। कंपटीशन तो देखिए कभी भी नहीं करना चाहिए, राइट। यूज़ ऑफ वर्बल पनिशमेंट भी हमें नहीं देना चाहिए। यूनिफॉर्म रिजिडली स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, हमें एक फिक्स्ड करिकुलम को यूज़ करना चाहिए, तो ये भी गलत है, हमें हमेशा करिकुलम चेंज करते रहना चाहिए, राइट।
फोकसिंग ऑन असेसमेंट फॉर लर्निंग रैदर देन ओनली असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो हमें अधिगम का असेसमेंट नहीं करना है, हमें बच्चे क्या सीख रहे हैं अधिगम के लिए हमें क्या करना है, असेसमेंट करना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज 4th वन। ठीक है, तो मीनिंगफुल लर्निंग कौन सा होगा, जब बच्चा खुद कुछ कर रहा है और लर्निंग हो गई है बच्चे की और उसके बाद हम उसका असेसमेंट करेंगे, तो वो क्या होगा, एक मीनिंगफुल लर्निंग होगा। ओके, चलिए 11th वन देखते हैं। Which one of the following development theory advocates the cognitive development precedes symbolic language development in the child? मतलब बताना है आप लोगों को कि नीचे जो डेवलपमेंट की जो थियरी दी गई है इसमें से कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी किसकी है, जिसमें बच्चा सिंबॉलिक लैंग्वेज भी सीखता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में किसने बोला है, तो कॉमन सेंस की बात, संज्ञानात्मक विकास का बात किसने किया है, जीन प्याजे ने कहा है। तो जीन प्याजे का ही क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी है। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन। चलिए 12th वन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव प्रैक्टिस adopted by a teacher in the classroom to address gender stereotype? अब जेंडर स्टेरियोटाइप को बताने के लिए इसमें से कौन सा प्रैक्टिस जो है क्लास में हमें नहीं करवाना चाहिए। ओके, काउंटर जेंडर बायस, मतलब जेंडर बायस के लेकर हमें चर्चा करानी चाहिए क्लास में। तो ऑफकोर्स अगर हम जेंडर बायस को चर्चा करेंगे तो एक अच्छी बात है, जो जेंडर बायसनेस है कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा चर्चा करने से। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, जेंडर स्टेरियोटाइप को नहीं बढ़ावा देने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, सेपरेट सीटिंग अरेंजमेंट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लासरूम, डिस्कशन ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे डिस्कशन करेंगे तो जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो सोच है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी, राइट। तो ये तो हमें करना चाहिए। यूज़ ऑफ एग्जाम्पल विच शो बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड नॉन कन्फर्मिस्ट रोल। तो देखिए हमें डिफरेंट एग्जांपल्स यूज़ करने चाहिए बॉयज़ एंड गर्ल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर लड़की है तो किसी लड़के का रोल कर सकती है, अगर लड़का है तो किसी लड़की का रोल कर सकता है। तो ये भी काफ़ी हद तक सही है। और हमें क्या नहीं करना चाहिए ये बताना है। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, बच्चे को सेपरेट नहीं बिठाना चाहिए, जेंडर वाइज बच्चे को नहीं बिठाना चाहिए। ओके, तो आंसर क्या आएगा, 2nd वन इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 13th वन। जो पारो है ना, एक बच्ची है और वो अपने पापा को ना कारपेंट्री में हेल्प करती है। ठीक है, और इसमें क्या है कि बच्ची जो है ना, जो वुडन ब्लॉक्स हैं, जो लकड़ी के ब्लॉक्स होते हैं, उसको अच्छे से मेज़र कर ले रही है। ओके, इसके बाद क्या करते हैं, उसके जो फादर हैं उसका एडमिशन करा देते हैं एक स्कूल में। अब उस स्कूल में ना वो कॉप अप करने के लिए बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, किसी भी चीज़ को वो समझ नहीं पा रही है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तो टेल पारो दैट शी डज़ नॉट हैव द एबिलिटी टू स्टडी। पारो को बोल देंगे आप कि आपके अंदर पढ़ने की क्षमता ही नहीं है। गिव टेस्ट एंड इनकरेज रिपीटेड ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड। बच्चे को इनकरेज करेंगे, बोलेंगे खूब प्रैक्टिस करो तुम, खूब प्रैक्टिस करो तुम अच्छी हो जाओगी, ऐसा बोलेंगे आप। या कॉन्टेक्चुअल द करिकुलम एंड स्टडी मटेरियल फॉर पारो इंटीग्रेटिंग हर मैथमेटिकल एक्सपीरियंस गेन्ड आउटसाइड द स्कूल। बच्ची को क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंट कॉन्टेक्चुअल करिकुलम देंगे, डिफरेंट स्टडी मटेरियल देंगे, इंटीग्रेटेड जो मैथमेटिक्स का जो एक्सपीरियंस होगा वो देंगे। बच्चों को हम लोग मोटिवेट करेंगे पढ़ने के लिए, ऐसा माहौल बनाएंगे जिसमें पारो जो है अच्छे से पढ़ पाए। या फिर हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे कि पारो को बोलेंगे कि कीप हर नॉलेज गेन एट होम सेपरेट फ्रॉम नॉलेज गेन इन स्कूल। तो जो स्कूल का नॉलेज है उसको अलग रखो और घर का नॉलेज है ना उसको अलग रखो, ऐसा बोलेंगे क्या, नहीं। तो हम बच्चे को क्या बोलेंगे, हम बच्चे को ऐसा करिकुलम प्रोवाइड करेंगे, ऐसा स्टडी मटेरियल देंगे ताकि जो बच्ची है हमारी पारो वो अच्छे से इंटीग्रेटेड वे में पढ़ पाए, राइट। तो करेक्ट आंसर इज 3rd वन। चलिए 14th वन की बात करते हैं। सेंसिटिविटी टू द साउंड्स, रिदम, मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स कैरेक्टराइज विच टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। जो साउंड्स है, रिदम है और जो वर्ड्स है वो किस तरह का इंटेलिजेंस है। ओके, तो ये किस तरह का है, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लिंग्विस्टिक या स्पेशल। तो द आंसर इज लिंग्विस्टिक, राइट, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, ध्वनि की बात कर रहे हैं, हम लय की बात कर रहे हैं, हम शब्दों की बात कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स इसका आंसर क्या आएगा, भाषिक आएगा। 15th वन इज इन सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम विच मैथड ऑफ असेसमेंट वुड बी प्रीफर। मतलब कि एक सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में कौन सा मेथड आप प्रीफर करेंगे,
कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैविंग वन वर्ड आंसर, स्टैंडर्डाइज टेस्ट लेंगे या टेस्ट बेस्ड ऑन रिकॉल करवाएंगे, क्या करवाएंगे? तो सबसे अच्छा जो इसमें ऑप्शन है वो क्या है? कोलैबोरेटिव। बच्चा जो है कोलैब करके ग्रुप में अपने पीयर ग्रुप के साथ काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर सकता है। तो इसमें से सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम कैसे रहेगा? जब बच्चा आपस में मिलजुल के पढ़ाई करेगा। ओके, द फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए 16th वन देखते हैं। द कंटिन्यूस एस्पेक्ट्स इन कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन एम्प्लीज। तो देखो कंटिन्यूस कंप्रीहेंशन जो इवेल्युएशन है, CCE जो है पैटर्न है, उसके हिसाब से कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है वो आपको बताना है। ओके, सो कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन एंड सपोर्ट टू चिल्ड्रन ड्यूरिंग टीचिंग, लर्निंग, एम्प्लॉइंग डिफरेंट टूल्स, या कंटिन्यूस कंप्रीहेंशन ऑफ लर्नर्स परफॉर्मेंस विथ वन अनदर थ्रू मार्क्स, ग्रेड्स एंड द मीन्स। ग्रेड देखिए, हम लोग कभी भी मार्क्स को या ग्रेड को हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, राइट? तो ये तो यहीं पे गलत हो गया। कंडक्टिंग फॉर्मल, पेपर पेंसिल वाला भी कभी भी सही नहीं होता है, और जो टेस्ट वाला भी होता है वो कभी भी सही नहीं होता, जिसमें हम लोग मेमोराइज करवाए, बच्चे को रिकॉल करवाए, ये सारा गलत ऑप्शन होता है। तुरंत ही उसे आँख बंद करके कट कर देना चाहिए। तो कंटिन्यूस एवं कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन में क्या होता है? कंटिन्यूस का मतलब होता है कि बच्चे का ऑब्जर्वेशन करना है, सपोर्ट करना है बच्चे को टीचिंग में, लर्निंग में, और कहाँ पर डिफरेंट टूल्स भी बच्चे को यूज़ करना है। तो ये आपका जो फर्स्ट वन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 17th वन की बात करते हैं। स्टूडेंट्स शुड बी इनकरेज टू सेट डैश गोल्स। स्टूडेंट्स कैसे होने चाहिए, कैसे गोल्स को सेट करने चाहिए? अगर कहीं पे पढ़ने जा रहे हैं या खेल कूद कर रहे हैं तो कैसा बच्चा होना चाहिए? मास्टरी ओरिएंटेड, फेलियर ओरिएंटेड, फेलियर एक्सेप्टिंग, या सेल्फ डिपेंडेंट। देखिए, कहीं पे भी जाएंगे तो हम बच्चों को तो ये नहीं बोलेंगे तुम फेल होके आना, राइट? या ये तो हम पहले से सिखाएंगे नहीं कि तुम पहले से फेल को एक्सेप्ट कर लो, राइट? हाँ, अगर फेल हो गए हैं तो फेल को एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, बट हम पहले से नहीं बोलेंगे कि फेल को आप एक्सेप्ट कर लो। सेल्फ डिफीटिंग, अपने आप को कहीं भी कमज़ोर बोलेंगे कि तुम अपने आप को कमज़ोर समझो, ऐसा भी नहीं हम बोलेंगे, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे बच्चे को, तुम जो भी करते हो उसमें क्या होना चाहिए? आपका मास्टरी होना चाहिए, मास्टरी ओरिएंटेड होना चाहिए, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन। ओके, चलिए अब देखते हैं 18th वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन। इंक्लूजन एजुकेशन के बारे में अपना पढ़ाई होगा, समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ाई होगा। तो ये इसमें से कौन सा सिद्धांत है इंक्लूजन का? डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना, स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शंस देना अलग अलग डिफरेंट टाइप के, या एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो बच्चे के अंदर जो अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उसे एक्सेप्ट करना, या सेग्रीगेशन एंड लेबलिंग। तो क्या होगा इसमें से? तो करेक्ट आंसर इज एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, हर एक बच्चे का जो भी डिफरेंस है उसको हमें क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये होता है इंक्लूसिव एजुकेशन में। ओके, चलिए देखते हैं 19th वन। अ चाइल्ड हु हैज़ पार्शियल विजन। एक बच्चा है जिसको थोड़ा बहुत देखने में तकलीफ़ है, पार्शियल विज़न है, ठीक है? तो उस बच्चे को आप क्या करेंगे? एज अ टीचर आप क्या करेंगे? बच्चे को इनकरेज करेंगे कि तू OPT लेके आना, घर से ही बना के लेके आना, ठीक है? तुम होम बेस्ड एजुकेशन करो, या बोलेंगे तुम सेपरेट इंस्टीट्यूशन में चले जाओ, अलग स्कूल में चले जाओ, या फिर आप बोलोगे कि बिकम अ पार्ट ऑफ अ रेगुलर स्कूल विथ इंक्लूसिव प्रोविजंस, या शुड बी इन रेगुलर स्कूल विथ नो स्पेशल प्रोविजन टू इनकरेज कॉपिंग बिहेवियर। क्या करेंगे इसमें से? बच्चे को इनकरेज करेंगे या नहीं इनकरेज करेंगे? तो देखिए, द करेक्ट आंसर इज शुड बिकम अ पार्ट ऑफ अ रेगुलर स्कूल विद इंक्लूसिव प्रोविज़न। बच्चे को हमें क्या करना है? रेगुलर स्कूल का हिस्सा बनाना है। भले इसको कम दिखता है बट दिखता तो है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? उसे हमारा जो स्कूल है उसी का हिस्सा बनाना चाहिए, और बच्चे को इंक्लूसिव प्रोविज़न के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। ओके, अगर मतलब समझ लो चलने में तकलीफ़ है तो हम क्या करेंगे उस बच्चे के लिए? जो अगर समझ लो 9th में पढ़ता है, बच्चा को चलने में तकलीफ़ है, तो हम बोलेंगे कि 9th की क्लास को नीचे ही अरेंज कर दी जाए ताकि बच्चे को चढ़ने उतरने में दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं 20th वन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल सपोर्ट क्रिएटिविटी इन द क्लासरूम। इसमें से कौन सा ऐसा प्रैक्टिस जो है ना वो क्लासरूम में क्रिएटिविटी को सपोर्ट करता है?
क्रिएटिविटी को कौन सपोर्ट करता है? एक्सेप्टेंस ऑफ इमेजिनेटिव आंसर। ऑफकोर्स जो इमेजिनेटिव आंसर्स हैं ये तो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बच्चा अगर इमेजिन करके आंसर दे रहा है मतलब ये क्रिएटिविटी हुआ ना क्लास में, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होगा, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, बच्चा खुद अपना दिमाग यूज़ करता है और ग्रुप में वर्क करेगा तो डिफरेंट आइडियाज़ भी बिल्ड होंगे, तो इसमें बच्चा क्या होता है अपने ब्रेन को यूज़ करता है, ये भी एक क्रिएटिविटी क्लासरूम हो जाएगा। इम्फेसिस ऑन कन्वर्जेंट थिंकिंग, तो जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है, हमें बच्चों को सिर्फ कन्वर्जेंट थिंकिंग के लिए प्रमोट नहीं करना है, हमें बच्चों को डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए प्रमोट करना है, राइट। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। टॉलरेंस टू डिसेंट, बच्चे को क्या करेंगे हम, मोटिवेट करेंगे दूसरे के प्रति सहनशील होने के लिए, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ मतलब कि जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। चलिए 21 देखते हैं। Which of the following strategy is not in line with the philosophy of inclusion to help a child with autism in your class who is finding it difficult to cope up with the group activities? अब इसमें से ऐसे कौन सी स्ट्रैटेजी नहीं है इंक्लूजन एजुकेशन के अकॉर्डिंग, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी नहीं है जिसमें बच्चा जो है ना उसको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। विथ ऑटिज्म मतलब बच्चा जो है वो चाइल्ड सेंट्रिक है, वो इतना पढ़ने में होशियार नहीं है, तो वो इतना कोप अप नहीं कर पा रहा है क्लास में जो भी ग्रुप एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें, तो उसमें आप क्या करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ गिविंग अप्रोप्रिएट विजुअल एंड रिटर्न मटेरियल टू बी यूज ड्यूरिंग द ग्रुप वर्क, तो ग्रुप वर्क में बच्चों को आप जो भी रिटर्न मटेरियल है वो दे देंगे, या अलाउिंग द चाइल्ड टू वर्क इन पेस इन अ रिलैक्सिंग एटमोसफियर विथ लेस नॉइस, बच्चे को आप क्या करेंगे ग्रुप में काम करने के लिए मोटिवेट करेंगे और ताकि बच्चे को रिलैक्सिंग एक एटमॉस्फेयर मिले या बच्चे अच्छे से काम कर सके। थर्ड वन इज सेंडिंग द चाइल्ड टू स्टडी इन स्पेशल स्कूल, बच्चे को क्या करेंगे आप स्पेशल स्कूल में डाल देंगे, या फिर सीकिंग द सपोर्ट ऑफ रेमेडियल टीचर इन रेगुलर क्लासरूम इटसेल्फ, तो आप क्या करेंगे रेमेडियल टीचिंग के लिए बच्चों को सपोर्ट करेंगे। इसमें से क्या करेंगे आप, आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि इंक्लूसिव एजुकेशन के हिसाब से क्या नहीं करना है आपको, राइट। तो क्या नहीं करना है आपको, बच्चे को स्पेशल स्कूल में नहीं डालना है आपको, क्योंकि जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है ये बोलता है कि सारा बच्चे को आपको मिल के लेके चलना है, भले ही वो कोप अप नहीं कर पा रहा है, भले ही वो पढ़ाई में वीक है, आपको क्या करना है उसकी हेल्प करना है, आप उसको स्पेशल स्कूल में नहीं भेजेंगे, राइट। तो क्या नहीं करना है, हमें स्पेशल स्कूल में नहीं भेजना है, बच्चों को डिफरेंट आप वर्क देंगे, रिलैक्स एटमॉस्फेयर देंगे, रेगुलर क्लासरूम में रेमेडियल टीचिंग देंगे, उसको बेहतर बनाने के लिए आप उसको स्पेशल स्कूल में नहीं भेजेंगे, ओके। चलिए 22 वाला देखते हैं। इन अ प्राइमरी क्लासरूम टीचर मस्ट डैश स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन, तो प्राइमरी क्लासरूम में टीचर को कैसे क्वेश्चंस मतलब जो स्टूडेंट्स को पूछती है क्वेश्चन, तो बच्चा को क्या करती हैं, इनकरेज करेगी या डिस्करेज करेगी या नेवर अलाउ या पनिश करेगी, आप लोग बताइए। बहुत ही इजी आंसर है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से तब टीचर क्या करेगी, बच्चे को इनकरेज करने की कोशिश करेगी, राइट। बच्चे को इनकरेज ही करना है, हमें किसी प्रकार से डिस्करेज नहीं करना है। चलिए 23 वाला देखते हैं। स्कूल मस्ट इनेबल चिल्ड्रन टू फाइंड देयर वॉइसेस, स्कूल कैसा होना चाहिए जहाँ पे बच्चा कुछ बोल रहा है तो उसको सुनने वाला चाहिए। नर्चर देयर क्यूरियोसिटी, कुछ क्यूरियस है बच्चा जानने के लिए, तो उस चीज़ को हमें क्या करना है और मोटिवेट करना चाहिए। टू डू थिंग्स, टू आस्क क्वेश्चंस, बच्चा कुछ कर रहा है, आस्क क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें उस बच्चे की हेल्प करना चाहिए, ओके। टू इंगेज इन डिस्कशन एंड गो डू ग्रुप वर्क रेदर दैन बिल्डिंग देयर एबिलिटी टू रिड्यूस टेक्सचुअल नॉलेज, टेक्सचुअल नॉलेज को बढ़ाने से अच्छा है हमें बच्चों को ग्रुप वर्क में ज़्यादा हेल्प करना चाहिए, राइट। तो इसमें से कौन सा जो रीज़न है वो क्या सही है। लर्निंग इज़ एक्टिव एंड सोशल इन इस कैरेक्टर, लर्निंग क्या है एक्टिव होता है और जो समाज से जुड़ा हुआ होता है, क्या ये दोनों कथन सही है, तो ये आपको बताना है। ए एंड आर, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not a correct explanation of A. A is a true but R is a false. A and R both are false. तो देखिए बच्चा अगर क्या कर रहा है क्लास के अंदर उसको अच्छा
एटमॉस्फेयर मिल रहा है, उसके आवाज़ को सुना जा रहा है, जो 50 क्वेश्चंस किए जा रहे हैं उस 50 क्वेश्चन को सुना जा रहा है, आंसर दिया जा रहा है, जिस प्रकार से बच्चे के अंदर जो क्यूरियोसिटी रहती है उसको जगाया जा रहा है और उसको हेल्प की जा रही है, ग्रुप एक्टिविटी दिया जा रहा है, तो ये किसमें क्या होगा, बच्चा जो है एक्टिव है और बच्चा जो है ना वो समाज से भी बहुत कुछ सीखता है। तो दोनों ही क्या है इसमें सही है। तो द फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए 24 देखते हैं। ओके, ग्राफिकल टूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नॉलेज एंड रिलेशनशिप विद इन अ पर्टिकुलर टॉपिक आर नोन एज। मतलब कि देखो ग्राफिकल टूल्स है, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग अपने नॉलेज को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को जीन पियाजे के बारे में मतलब पढ़ाया, तो इसमें हम लोग जीन पियाजे के फैक्टर्स क्या हैं, कितने स्टेजेस है, मैं क्या कर रही हूँ अपने जो नॉलेज है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। फैक्टर्स क्या है, प्रिंसिपल क्या है, स्टेजेस क्या है, राइट। तो ये किसके अंदर आएगा, तो सो प्रैक्टिकल टॉपिक आर नोन एज कॉन्सेप्ट मैप। में क्या बना रही हूँ, मैप बना रही हूँ कि फैक्टर्स इतने 4 होते हैं, स्टेजेस 4 होते हैं, प्रिंसिपल्स ये होते हैं, ठीक है। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट मैप बना रही हूँ। ओके, नाउ 25th क्वेश्चन इज चूज द एग्जाम्पल दैट इलस्ट्रेट इंट्रिंसिक मोटिवेशन। मतलब इसमें से आपको एक ऐसा इलस्ट्रेट को चूज़ करना है जो इंटरेस्टिंग मोटिवेशन को प्रमोट करता है, मतलब आंतरिक मोटिवेशन को, आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है, ठीक है। जो रोशनी है ना वो बहुत हार्डवर्क कर रही है और स्कोर वेल इन एग्ज़ाम्स, मतलब बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रही है और उसकी मम्मी ने बोला है कि 90% लेके आओगे तो मैं तुमको क्या दूंगी, वॉच दूंगी। तो ये किसी भी तरह से इंट्रिंसिक नहीं है, राइट। ये कैसा है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है कि भाई तुम करोगे तो तुमको गिफ्ट मिलेगा। ओके, इसके बाद रूमी है। तो रूमी क्या कर रही है कि अपने होमवर्क को कंप्लीट कर रही है। क्यों कर रही है, पेरेंट्स ने बोला है कि होमवर्क जल्दी कंप्लीट करो, उसके बाद टीवी देखने को मिलेगा। तो ये भी कैसा है, एक्सटर्नल मोटिवेशन मिला है इसको, राइट। फिर इसके बाद रमा जो है वो अपनी बुक को पढ़ रही है और दैट हर नेम इज़ फर्स्ट ऑन द रीडिंग स्टार्स। जब ज़्यादा मतलब बुक पढ़ेगी तो इसका जो नेम है ना वो रीडिंग स्टार में आ जाएगा। तो ये भी कैसा है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है। ओके, रवि एक्सप्लोरिंग वेरियस रिसोर्सेज फॉर हिज प्रोजेक्ट बिकॉज ही लव्स लर्निंग न्यू थिंग्स। ओके, तो जो रवि है ना वो डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है उसके प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि उसको डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करना या पढ़ना अच्छा लगता है। तो ये कैसा हो रहा है, इंटरनल मोटिवेशन हो रहा है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो रहा है, राइट। तो ये क्या है, एक सही ऑप्शन है। चल 25th हो गया, 26th वाला देख लेते हैं एक बार। Which of this strategy is not effective in helping students cope up with anxiety? इसमें से कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी जो है ना इफ़ेक्टिव नहीं है एनजाइटी से कोप अप करने के लिए। बच्चों को एनजाइटी हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, उससे कोप अप करने के लिए कौन सा ऐसा इफ़ेक्टिव तरीका नहीं है वो बताना है, नहीं है। ओके, सो टीचिंग देम मेथड्स फॉर इफ़ेक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग। बच्चे को हमें इफ़ेक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग देना चाहिए। हेल्पिंग देम सेट रियलिस्टिक शॉर्ट टर्म्स गोल। बच्चे को हमें शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए मोटिवेट करना चाहिए। हेल्पिंग देम रिकग्नाइज द सोर्स ऑफ देयर एंजाइटी फीलिंग। बच्चे को हमें ऐसा एंजाइटी फीलिंग के लिए जो भी रिकग्नाइज करने डिफरेंट जो सोर्सेज होते हैं उससे बच्चे को हमें रिकग्नाइज कराना चाहिए, हेल्प कराना चाहिए, ताकि बच्चे को समझ में आए कि इसकी जो फीलिंग है वो बच्चा कैसा है, एंजाइटी फील कर रहा है, एंग्शियस फील कर रहा है। ओके, या तो आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे बच्चों के परफॉर्मेंस को एक दूसरे के साथ। तो इसमें से आप क्या करेंगे, बच्चे को कंपैरिजन करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। जब बच्चे को एंजाइटी है तो आप क्या नहीं करेंगे, कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये बाकी सारा ऑप्शन जो है वो सही है। आप बच्चे को जो भी एंग्शियस फीलिंग होता है उससे रिकग्नाइज करवाएंगे। रियलिस्टिक जो गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स से बच्चों को बोलेंगे तुम शॉर्ट टर्म गोल्स करो ताकि तुम्हारा जो एंजाइटी वाली फीलिंग है वो ख़त्म हो जाए। बच्चों को मीनिंगफुल लर्निंग के लिए हम मोटिवेट करेंगे, बट हम कहीं भी बच्चे को कंपैरिजन के लिए नहीं बोलेंगे। सो 4th ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए 27th वाला देखते हैं। जो रचिता है ना, अ मैथमेटिक्स टीचर ट्राइज टू एनालाइज द एरर मेड बाय हर स्टूडेंट्स इन आइडेंटिफाई द करेक्ट operations to be applied for the statement sum. She does these two.
तो जो रचिता है ना वो एक मैथमेटिक्स टीचर है और बच्चों के अंदर जो भी एरर्स आ रहे हैं ना, ओके, तो उस एरर्स को क्या कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है। ओके, तो उसमें से टीचर क्या करेगी, टीचर को बच्चे को कैसा हेल्प करना चाहिए, अगर बच्चा कुछ सम को सॉल्व कर रहा है तो कैसे टीचर पहचानेगी। तो सेग्रीगेट स्टूडेंट्स हु मेक मोर एरर्स इन कंपैरिजन टू अदर्स। हम लोग क्या करेंगे कि दो बच्चे में दो ग्रुप में बांट देंगे, जो बच्चा अच्छा है उसको अलग, जो बच्चा बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहा है उसको अलग। या गिव मोर क्वेश्चंस टू देम एज अ पनिशमेंट। बच्चे ने गलती कर दी है, बच्चे को नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम फेस कर रहा है बच्चा, तो आप क्या करेंगे, पनिशमेंट देंगे? नहीं, राइट, ये भी क्या है, गलत ऑप्शन है। करेक्ट द एरर्स बाय गिविंग देम मोर प्रैक्टिस। बच्चे का जो एरर्स है उसे ठीक तो हम करेंगे, बाद में हम उसको बहुत प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, बोलेंगे 5 बार करके लेके आओ, 10 बार करके लेके आओ। ऐसा करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। हम बच्चे को क्या करेंगे, अंडरस्टैंड द एरर्स सिंस दे आर अ विंडो टू चिल्ड्रन थिंकिंग। जब बच्चा सोचना ही स्टार्ट करेगा तो भी हमें बच्चे को जो प्रॉब्लम है वहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत है, ताकि बच्चा मिस्टेक ही ना करे। सही दिशा की तरफ बच्चे को लेके जाना है, गलत दिशा की तरफ हमें नहीं लेके जाना है। तो बच्चा जब थिंकिंग करने लग जाता है तभी हमें बच्चे को गाइड कर देना है। ओके, चलिए 28 वाला देखते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है क्या कहती है? लर्निंग फॉर एग्ज़ाम, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करना है। रोट लर्निंग, रट्टा मारो, पढ़ाई मतलब रट्टा मारने का। प्रैक्टिस एंड ड्रिल, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन आंसर को 50 बार लिखो। या फिर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, सोच के समझ के एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाई करने के लिए बोलती है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये हमेशा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की बात करती है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करता है। ओके, चलिए 29th वन देखते हैं। चिल्ड्रन लर्न मोस्ट मीनिंगफुली। चिल्ड्रन जो है ना वो मोस्ट मीनिंगफुली पढ़ता है। कब पढ़ेगा? थ्रू लेक्चर्स एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, बाय रिपीटेड मैकेनिकल प्रैक्टिस के थ्रू, या व्हेन दे आर एक्टिवली इंगेज इन टास्क एंड एक्टिविटीज़, या अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स आर अफोर्ड एट एवरी स्टेप्स इन कंप्लीशंस ऑफ द टास्क। मतलब बच्चा कोई भी टास्क कर रहा है तो उसको हर चीज़ में हम लोग रिवॉर्ड देंगे, तब बच्चा ज़्यादा मीनिंगफुली सीख पाएगा। कब सीखेगा? जब बच्चा एक्टिवली इंगेज रहेगा और एक्टिविटी में टास्क करेगा, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा, तब बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज 3rd वन। जो भी वीडियो को देख रहे हैं अंत तक, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, ताकि आपको ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते रहें। ओके, चलिए 13th वन देखते हैं। गिविंग स्टूडेंट्स एक्सेस टू रेंज ऑफ सुटेबल मटेरियल। बच्चे को हम क्या कर देंगे, सुटेबल मटेरियल जो है ना वो दे देंगे। एंड द स्कोप टू सेल्फ डायरेक्ट देयर लर्निंग एज अ वे ऑफ प्रोमोटिंग। और अपने आप को ही क्या करेंगे, बोलना है कि अपने आप को ही तुम सेल्फ डायरेक्ट करो, अपने आप को जज करो कि आप कहाँ पर खड़े हैं, किस लेवल पे हैं, कितने पानी में हैं। तो ये क्या आएगा, रोट लर्निंग है या कॉम्पिटिटिव लर्निंग है, डिस्कवरी लर्निंग है, या लर्निंग थ्रू इंस्ट्रक्शंस है? क्या है, चारों में से क्या है? तो बच्चा क्या करेगा, बच्चों को हम लोग बहुत सारे जो भी मटेरियल्स उसको चाहिए सारे मटेरियल्स दे देंगे। अब बच्चों को बोलेंगे तो आप खुद अपने आप को सेल्फ डायरेक्ट करो। तो आप क्या करेंगे, डिस्कवरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, बच्चा क्या करेगा, डिस्कवर करेगा, बहुत कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश करेगा। तो ये जो 30 क्वेश्चंस है ये कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ईवीएस का PYQ करेंगे। ओके, ईवीएस का PYQ करेंगे, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सारे जो PYQ है प्रीवियस ईयर के मिलते रहें। ओके, तब तक के लिए बने रहे आई एम पॉसिबल क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।